राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बंधनों के पार। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में बिखर रही थी। हवा में ताजी मिट्टी की महक थी। कल रात की हल्की बारिश का असर अब भी जमीन पर बाकी था। सुमित्रा देवी लगभग 55 की, पर चेहरे पर अब भी वही तेज जो कभी उनकी जवानी की पहचान था। आंगन में तुलसी के पास खड़ी आरती कर रही थी। लाल साड़ी के पल्लू से सिर ढका हुआ, आंखों में भक्ति और चेहरे पर सख्त अनुशासन का भाव। तभी रसोई में बर्तनों की खनखनाहट और चूल्हे पर तड़के की महक आई। मीरा। सुमित्रा की आवाज में हल्की सी खनक थी, जैसे किसी काम पर नजर रखी जा रही हो। जी माँ जी। मीरा ने झटपट से उत्तर दिया। मीरा 25 साल की, भोली सी सूरत और बड़ी बड़ी आंखों वाली सुमित्रा की बड़ी बहू थी। शादी को अभी 3 साल ही हुए थे, लेकिन घर के कामकाज में उसने खुद को इस तरह से ढाल लिया था जैसे वह बरसों से यहाँ रह रही हो। इस घर में 4 लोग रहते थे। सुमित्रा देवी उसकी सास थी, उनके पति रामनाथ, जिन्हें सब बाबूजी कहते थे, बड़ा बेटा अर्जुन और उसकी पत्नी मीरा, छोटा बेटा करण जो शहर में पढ़ाई कर रहा था और महीने में एक बार ही आता था। घर में संयुक्त परिवार का अनुशासन था। खाना समय पर, पूजा समय पर और हर बात में बड़ों की इज्जत सबसे ऊपर। उस सुबह मीरा ने सोचा कि बाबूजी के लिए आज नाश्ते में पोहा बना दें, कुछ हल्का सा और पसंदीदा। लेकिन जैसे ही उसने प्याज काटना शुरू किया, सुमित्रा अंदर आई। अरे पोहा, आज तो शुक्रवार है मीरा। शुक्रवार को प्याज लहसुन नहीं खाते हैं हम लोग। मीरा थोड़ी सी हिचकिचाई। माँ जी, बाबूजी ने कल ही तो कहा था कि उनको पोहा खाने का मन है। सुमित्रा का चेहरा थोड़ा सा सख्त हो गया। मन तो बहुत चीजों का होता है, लेकिन नियम पहले आते हैं। बाबूजी को मैं समझा दूंगी। मीरा चुप हो गई। उसने चाकू रख दिया और प्याज की जगह आलू उठाकर सब्जी बनाने लगी। दिल में हल्की सी कसक थी। उसे लगा शायद उसकी सोच और माँ जी की सोच में हमेशा ये फर्क रहेगा। नाश्ते के बाद बाबूजी ने मीरा को पास में बुलाया। अरे बहू, आज पोहा नहीं बना, कल तो मैंने कहा था। मीरा हल्की मुस्कान के साथ में बोली। माँ जी ने कहा शुक्रवार को प्याज लहसुन नहीं, तो सोचा आपसे ही पूछ लूंगी अगले हफ्ते। बाबूजी कुछ पल चुप रहे, फिर धीमे से बोले, तुम सही कह रही हो। इस घर में माँ जी की बात ही सबसे बड़ी है, बाकी तुम्हारा मन रखने का मौका आएगा। मीरा ने सिर झुका दिया, लेकिन उसके दिल में एक अनकहा एहसास जागा। इस घर में खुद को जताने के लिए समय और धैर्य दोनों चाहिए। शाम को जब मीरा कपड़े सुखाने के लिए आंगन में गई, तो आंगन के कोने में रखी लकड़ी की पुरानी संदूक पर उसकी नजर पड़ी। ताले पर थोड़ी जंग सी जमी थी और ऊपर से धूल की परत। शायद सालों से किसी ने इसे खोला ही नहीं था। जैसे ही उसने कपड़े टांगे, हवा के झोंके से संदूक का ढक्कन थोड़ा सा खुल गया। अंदर एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा था, जिस पर साफ साफ लिखा था, सुमित्रा के लिए, केवल उसके लिए। मीरा के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये किसने लिखा होगा और इसमें है क्या। मीरा ने पुराने लिफाफे को हाथ में उठाया। कागज की सतह खुरदरी और हल्की सी नमी से फूली हुई थी, जैसे बरसों से किसी बंद कोने में पड़ा हो। उसकी उंगलियां कांप रही थी। एक तरफ जिज्ञासा और ऊपर से दूसरी तरफ डर। वह सोच रही थी, ये माँ जी के लिए है, पर क्या ये मुझे खोलना चाहिए। अगर उन्होंने देख लिया तो। आखिरकार उसने लिफाफा वापस से उसी जगह पर रख दिया, लेकिन दिमाग में सवालों का जाल बुन गया। शाम को रसोई में चाय बनाते वक्त मीरा बार बार माँ जी की तरफ देख रही थी। सुमित्रा देवी कप में चाय डालते हुए एकदम सामान्य सी दिख रही थी, जैसे उनके अतीत में कोई राज ही ना हो। लेकिन मीरा को लगा उनके चेहरे की झुर्रियों में कुछ छिपा है, कुछ अनकहा सा। माँ जी, ये पुराना संदूक कब से रखा है। मीरा ने सहज बनकर पूछा। सुमित्रा ने बिना नजर उठाए कहा, वो बहुत पुराना है, तुम्हारे ससुर जी की माँ का था। उसमें पुरानी चीजें हैं बस। मीरा को लगा जैसे उन्होंने जानबूझकर बातचीत को छोटा रखा। रात को जब सब लोग खाना खा रहे थे, बाबूजी ने अचानक से कहा, अरे वो पुराना संदूक याद है सुमित्रा, उसमें तो तेरे पुराने खत भी पड़े होंगे। सुमित्रा का हाथ एक पल के लिए थम गया, लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराकर बात बदल दी। पुराने कागज, यादें, अब उनका क्या ही करना है। मीरा के कान खड़े हो गए। खत यानी चिट्ठियां,
और वो भी माँ जी की। उस रात बारिश शुरू हो गई। मीरा सो नहीं पा रही थी। दिमाग बार-बार उसी लिफाफे की ओर जा रहा था। अगर इसमें कुछ ऐसा हो जो इस घर को बदल दे। आखिरकार उसने तय किया, वो इस राज को जानकर ही रहेगी। अगली सुबह सब अपने-अपने काम में व्यस्त थे। मीरा ने मौका देखकर संदूक खोला। उसने लिफाफा निकाला और धीरे-धीरे खोला। अंदर एक हल्का-सा इत्र महकता हुआ हाथ से लिखा खत था। उस खत में लिखा था, सुमित्रा, मुझे पता है कि हमारे बीच अब दूरियां हैं, लेकिन मैं आज भी तुम्हें भूल नहीं पाया। वो दिन, वो वादा और तुम्हारा वो आंचल, जिसमें मैं अपने सारे दुख भूल जाता था। अगर किस्मत ने साथ दिया, तो एक दिन मैं लौटकर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम्हारा राघव। मीरा के हाथ से खत लगभग गिर गया। राघव, ये कौन है? माँ जी के अतीत का कोई। अचानक पीछे से आवाज आई, मीरा तुम यहाँ। मीरा ने झटपट खत लिफाफे में रखा, लेकिन सुमित्रा की नजरों ने सब कुछ पढ़ लिया था। उनकी आंखों में हैरानी और थोड़ी सी नाराजगी थी। तुमने ये खत पढ़ा है? मीरा चुप रही, लेकिन उसकी खामोशी ही जवाब था। आंगन में हवा भारी थी। बारिश थम चुकी थी, लेकिन मिट्टी की गंध के साथ माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सुमित्रा संदूक के पास में खड़ी थी। मीरा सामने सिर झुकाए हुए। मीरा, मैंने तुमसे कभी अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं कहा है और ना ही चाहा है कि कोई भी उसमें झांके। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें गहरी चोट छिपी थी। मीरा धीरे से बोली, माँ जी, मेरा इरादा गलत नहीं था। बस ये नाम राघव कौन है, ये जानने का मन हुआ। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और पुराने लकड़ी के पलंग पर बैठ गई। राघव मेरे बचपन का दोस्त था। हम एक ही मोहल्ले में पले बढ़े, साथ पढ़े। बचपन की दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, पता ही नहीं चला। हमने एक दूसरे से शादी का वादा किया था। मीरा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। मेरे पिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। राघव एक मामूली स्कूल मास्टर का बेटा था और मेरे पिता गांव के जमींदार थे। उन्होंने मेरी शादी तुम्हारे बाबूजी से कर दी। सुमित्रा की आंखें नम थी। शादी के बाद भी राघव ने एक दो बार मुझसे मिलने की कोशिश की। एक बार ये खत भी भेजा, लेकिन मैं उस समय गर्भवती थी और मैंने फैसला किया, अतीत को अतीत में छोड़ देना ही बेहतर है। उन्होंने मीरा की आंखों में देखा। मीरा, ये राज मैंने कभी भी किसी से साझा नहीं किया, ना बाबूजी से, ना अपने बच्चों से। ये मेरी जिंदगी का बंद पन्ना है। मीरा के मन में उथल-पुथल थी। एक तरफ उसे लगा कि उसने माँ जी की निजी बात में झांक कर गलती की। दूसरी तरफ उसकी नजरों में सुमित्रा एक औरत बनकर उभरी, जिनके सपने अधूरे रह गए थे। माँ जी, माफ कर दीजिए, मैं ये बात किसी से भी नहीं कहूंगी। सुमित्रा ने बस इतना कहा। उम्मीद है मीरा, तुम इस घर में अपने अतीत को ऐसे ही सहेजोगी, जैसे मैंने सहेजा है। मीरा ने मन ही मन कसम खाई कि ये राज कभी जाहिर नहीं करेगी, पर किस्मत के पास और योजनाएं थी, क्योंकि उसी समय दरवाजे पर एक अनजान मेहमान आया और उसका नाम था राघव। दोपहर का समय था। घर के आंगन में धूप सुनहरी चादर की तरह बिछी हुई थी। मीरा रसोई में दाल चढ़ा रही थी। तभी दरवाजे पर खटखट हुई। उसने सोचा कोई सब्जी वाला होगा, लेकिन दरवाजा खोलते ही सामने एक अधेड़ उम्र का हल्की दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक पुराना सा बैग था और आंखों में गहरी सी थकान। ये अर्जुन का घर है? उसने धीमे से स्वर में पूछा। मीरा ने हाँ में सिर हिलाया। जी, आप कौन? वो हल्के से मुस्कुराया। मेरा नाम राघव है। सुमित्रा जी से मिलना था। मीरा के हाथ से दरवाजे की कुंडी छूटते छूटते बची। उसने बिना कुछ कहे माँ जी को आवाज दी। माँ जी, कोई आपसे मिलने आया है। सुमित्रा आंगन में आई और जैसे ही उनकी नजर उस आदमी पर पड़ी, उनके कदम थम गए। उनकी आंखों में हैरानी, डर और अनगिनत सवाल एक साथ तैर गए। राघव, उनके मुंह से नाम अनायास ही निकल गया। इतने में बाबूजी भी कमरे से बाहर आए। कौन है सुमित्रा? सुमित्रा ने तुरंत अपने चेहरे का भाव संभाला। पुराना जानने वाला है गांव का। राघव ने बाबूजी को आदर से नमस्ते की, लेकिन उनकी नजरें बार-बार सुमित्रा पर टिक रही थी। बैठक में चाय आई। मीरा दूर से सब कुछ देख रही थी। उसके दिल में बेचैनी थी। राघव ने धीरे-धीरे बात शुरू की। सुमित्रा, मैं शहर में काम के सिलसिले से आया था। सोचा इतने साल बाद मिल लूं। सुमित्रा ने संयत स्वर में कहा, इतने सालों बाद मिलना आसान नहीं होता है राघव। बाबूजी को कुछ अजीब लगा। तुम दोनों पहले से जानते हो? राघव हल्का सा मुस्कुराया। जी, बचपन के साथी थे। मीरा का मन कह रहा था, अब सारा सच बाहर आने में देर नहीं है।
लेकिन वो चाहकर भी बीच में कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसे याद आया, माँ जी ने कहा था, ये मेरी जिंदगी का बंद पन्ना है। बाबूजी ने सीधा सवाल किया, और अब इतने साल बाद तुम्हें यहाँ पर क्या काम है? राघव ने बाबूजी की आंखों में देखते हुए कहा, एक वादा निभाना है जो अधूरा रह गया था। यह सुनकर सुमित्रा के चेहरे का रंग उड़ गया। सूरज ढल चुका था। आंगन में लालटेन टिमटिमा रही थी। बाबूजी चारपाई पर बैठे हुए अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें पन्नों पर नहीं, कहीं और अटकी हुई थी। सुमित्रा तुलसी को पानी देकर अंदर आई। उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। बाबूजी ने अखबार मोड़कर सीधे कहा, तुमने मुझसे कभी राघव का नाम क्यों नहीं लिया? सुमित्रा ने चौंक कर देखा, क्योंकि उसका और मेरा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका था। बाबूजी की आवाज ऊंची हो गई, अगर खत्म हो चुका था, तो वो आज भी तुम्हारे नाम का वादा क्यों निभा रहा है? सुमित्रा ने धीमे से स्वर में कहा, रामनाथ जी, मेरा अतीत आपके आने से पहले का है, और उस अतीत में मैंने कोई भी गलती नहीं की थी। बस हालात ही ऐसे थे कि हम अलग हो गए। बाबूजी के चेहरे पर कसक उभर आई। गलती नहीं थी, लेकिन मुझे क्यों लगता है तुम्हारा एक हिस्सा अब भी वहीं अटका हुआ है। मीरा जो रसोई से यह सब कुछ सुन रही थी, असमंजस में थी। वो चाहती थी कि बाबूजी गुस्सा शांत करें, लेकिन माँ जी की आंखों में दर्द देखकर उसका दिल पिघल रहा था। वो सोच रही थी, क्या वफादारी सिर्फ शादी के बाद की होती है? अतीत का क्या? बाबूजी ने लगभग फटकारते हुए कहा, अगर तुम्हें पुराने रिश्तों को निभाना ही था, तो मुझे शादी के समय क्यों नहीं बताया? सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि मैं जानती थी, ये सुनकर आप मुझे स्वीकार नहीं करते, और मेरे माता-पिता के लिए यही रिश्ता सही था। कमरे में भारी खामोशी फैल गई। बाबूजी उठकर बाहर चले गए, बिना खाना खाए हुए। सुमित्रा कुर्सी पर बैठी रही, आंखों से आंसू चुपचाप गिरते रहे। मीरा धीरे से पास आई। माँ जी, क्या मैं कुछ कर सकती हूँ? सुमित्रा ने हल्की सी मुस्कान दी। हाँ मीरा, बस इतना कर कि तू अपने रिश्ते में कभी भी चुप्पी ना आने देना। रक्षाबंधन से 2 दिन पहले छोटे बेटे करण का घर लौटना हुआ। रेलवे स्टेशन से उतरते ही उसने फोन पर मीरा से कहा, भाभी मैं घर आ रहा हूँ, लेकिन लग रहा है इस बार माँ पापा के बीच में कुछ गड़बड़ है। आपकी आवाज में वैसा उत्साह नहीं है। मीरा ने बात को टाल दिया। अरे कुछ भी नहीं, तुम जल्दी से घर आ जाओ, खाना तैयार है। घर पहुंचते ही करण ने माहौल महसूस कर लिया। माँ और पापा एक दूसरे से औपचारिक बातें कर रहे थे। सुमित्रा ने मुस्कुराकर बेटे का स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों के नीचे के काले घेरे और थकी हुई मुस्कान सब कुछ बयां कर रही थी। रात को करण ने मीरा से अकेले में पूछा, भाभी सच सच बताइए, हुआ क्या है? मीरा ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर सब कुछ बता दिया। राघव का आना, पुराना खत और बाबूजी का गुस्सा। करण का चेहरा सख्त हो गया, तो पापा को शक हो गया है कि माँ का दिल अब भी। मीरा ने तुरंत टोका, ऐसा मत कहो, माँ जी ने कभी भी गलत नहीं किया। अगली सुबह करण ने चुपके से शहर में राघव का पता लगा लिया। उसने सोचा, अगर मैं सीधे राघव से बात कर लूं, तो मामला साफ हो जाएगा। वो राघव के किराए के कमरे में पहुंचा। राघव ने दरवाजा खोला, तो सामने गुस्से से भरा करण था। आपको क्या जरूरत थी हमारे घर पर आने की? करण ने लगभग फटकारते हुए कहा। राघव ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, मैंने सिर्फ मदद की पेशकश की थी, तुम्हारी माँ के लिए। करण की आवाज ऊंची हो गई। वो मेरी माँ है, और उनकी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। अगर फिर कभी आपने हमारे घर का रास्ता देखा, तो फिर अच्छा नहीं होगा। राघव चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। शाम को किसी तरह बाबूजी को करण और राघव की मुलाकात का पता चला। बाबूजी ने सुमित्रा से कहा, देखा, अब तुम्हारे अतीत की वजह से बेटा भी बाहर जाकर सफाई दे रहा है। सुमित्रा के लिए ये शब्द तीर की तरह थे। उन्होंने धीरे से कहा, रामनाथ जी, अतीत मैंने नहीं लौटाया, वो खुद आ गया। मीरा समझ गई थी कि करण का कदम सुलह कराने की बजाय आग को और भड़का गया है। वो सोच रही थी, अब अगर कुछ नहीं किया गया, तो फिर यह घर भी टूट सकता है। रात भर करवटें बदलने के बाद मीरा ने निश्चय कर लिया, अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, तो घर में खाई और भी गहरी हो जाएगी। सबको एक ही जगह पर बैठाकर सच सुनना ही एकमात्र रास्ता है। सुबह उसने चुपके से राघव को एक संदेश भिजवाया, शाम को 5 बजे घर पर आ जाइए, बात साफ साफ करनी है। 5 बजने से ठीक पहले मीरा ने बैठक को साफ किया, पानी के गिलास रखे और चाय भी तैयार कर दी।
करण को उसने कह दिया, आज शाम को घर जल्दी आ जाना, जरूरी बात है। बाबूजी भी आंगन में थे और सुमित्रा रसोई में। दरवाजे पर खटखट हुई और राघव अंदर आया। बाबूजी की नजर राघव पर पड़ते ही माथा तन गया। ये यहाँ पर क्यों आया है? मीरा ने संयत स्वर में कहा, क्योंकि आज हम सबको एक दूसरे का सच सुनना है, ताकि कोई भी आधे अधूरे अंदाजों में न जिए। राघव ने बाबूजी की तरफ देखकर कहा, रामनाथ जी, मैं जानता हूँ कि मेरा यहाँ पर आना आपके मन को चोट पहुँचा रहा है, लेकिन मैं सुमित्रा के अतीत का हिस्सा हूँ, उनके वर्तमान में दखल देने नहीं आया हूँ। हमने कभी शादी नहीं की, कभी भी कोई सीमा पार नहीं की, मैंने सिर्फ बचपन में किया एक वादा निभाने की कोशिश की। सुमित्रा ने राघव की ओर देखते हुए कहा, रामनाथ जी, राघव सच कह रहे हैं। ये मेरे लिए सिर्फ एक पुरानी याद है, जिसमें कोई भी कलंक नहीं है। अगर मैंने आपको पहले नहीं बताया, तो इसलिए कि मैं आपके साथ अपनी नई जिंदगी बिना किसी साए के जीना चाहती थी। कुछ पल के लिए कमरे में सन्नाटा सा छा गया। बाबूजी ने गहरी सी सांस ली, लेकिन उनका चेहरा अब भी कठोर था। शायद तुम दोनों सच कह रहे हो, लेकिन भरोसा टूटने में बस एक चुप्पी ही काफी होती है। करण ने आगे बढ़कर कहा, पापा, अगर माँ जी ने अतीत को संभाल कर रखा है, तो इसका मतलब वो उसे वर्तमान में नहीं लाना चाहती हैं। हमें उनका विश्वास करना चाहिए। बाबूजी ने बेटे की बात सुनी, पर कुछ भी जवाब नहीं दिया। मीरा ने महसूस किया, भले ही बातें साफ हो गई हों, पर रिश्तों की खाई पूरी तरह से नहीं पटी है। अब असली परीक्षा आने वाले दिनों में होगी, जब भरोसा और समय दोनों को साथ में काम करना होगा। अगले ही हफ्ते आधी रात को घर में अफरा-तफरी मच गई। सुमित्रा को अचानक से तेज सीने में दर्द हुआ। मीरा ने घबराकर करण को आवाज दी और बाबूजी उन्हें सहारा देकर बाहर लाए। करण तुरंत स्कूटर निकाल लाया। आपातकालीन वार्ड में डॉक्टर ने कहा, दिल पर हल्का सा दौरा पड़ा है, लेकिन सही समय पर लाने से जान बच गई। अब 1-2 हफ्ते तक इन्हें तनाव से दूर रखना होगा। बाबूजी के चेहरे पर चिंता साफ-साफ थी, लेकिन उनके अंदर कहीं अपराध बोध भी उभर रहा था। अगले कुछ दिन मीरा ने सुमित्रा की सेवा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। वो समय पर दवा देती, हल्का सा खाना बनाती और उन्हें हर पल महसूस कराती, आप अकेली नहीं हैं। राघव ने भी चुपके से अस्पताल में फूलों का गुलदस्ता भिजवाया, जिस पर लिखा था, सिर्फ सेहत की दुआ के साथ, राघव। एक रात जब सुमित्रा सो रही थी, बाबूजी मीरा से बोले, मीरा, मैं जानता हूँ कि मैंने शक करके गलती की है। शायद मेरी उम्र और आदतें मुझे जल्दी संदेह करने पर मजबूर कर देती हैं, लेकिन सुमित्रा का दर्द देखकर मुझे समझ में आया, उनके लिए अतीत सिर्फ एक याद है, बोझ नहीं। मीरा ने धीरे से कहा, अगर आप ये खुद माँ जी से कह देंगे, तो उनका दिल हल्का हो जाएगा। अगली सुबह बाबूजी सुमित्रा के पास में बैठे। सुमित्रा, मैंने जिंदगी में बहुत कम बार माफी मांगी है, लेकिन आज मैं कहता हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझा। सुमित्रा की आंखें भर आई। रामनाथ जी, आपको माफ करने के लिए मेरे पास कारण ही नहीं है, क्योंकि मैंने कभी आपसे शिकायत की ही नहीं है। धीरे धीरे सुमित्रा की सेहत सुधरने लगी। करण हंसी मजाक करता, बाबूजी अखबार पढ़ते हुए उनके लिए चाय मंगवाते और मीरा पूरे घर में फिर से रौनक भर देती। एक शाम पोस्टमैन ने एक रजिस्ट्री दी। भेजने वाले का नाम था राघव। सुमित्रा ने उसे हाथ में लिया और सबकी नजरें उन पर टिक गईं। ड्राइंग रूम में सन्नाटा था। सुमित्रा ने रजिस्ट्री को धीरे से खोला। अंदर एक मोटा सा लिफाफा और एक खत था। उन्होंने खत पढ़ना शुरू किया और उनकी आंखों में एक हल्की सी नमी तैरने लगी। प्रिय सुमित्रा, शायद ये मेरा आखिरी पत्र हो। मेरी बीमारी अब आखिरी दौर में है और मैं चाहता था कि जिंदगी का एक छोटा सा हिसाब पूरा करके जाऊं। इस लिफाफे में वो दस्तावेज हैं जिनसे तुम्हें गांव वाली जमीन पर पूरा हक मिल जाएगा। ये तुम्हारे पिता की याद है और मैंने अब तक उसे संभाल कर रखा था। अब मैं चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास हो। मुझे नहीं पता हमारे बीच की पुरानी यादें तुम्हारे लिए क्या मायने रखती हैं, लेकिन मेरे लिए वो हमेशा पवित्र रहेंगी। राघव। सुमित्रा ने लिफाफा खोला। अंदर जमीन के कागज और एक पुरानी काली सफेद तस्वीर थी, जिसमें वो और राघव कॉलेज के दिनों में किसी फंक्शन में खड़े थे। करण ने कागज उठाकर देखा। माँ, ये तो बहुत कीमती जमीन है। बाबूजी ने चुपचाप सब कुछ देखा। थोड़ी देर के बाद बोले, सुमित्रा, मैं समझता हूँ कि इंसान के रिश्तों में कई रंग होते हैं।
और अगर किसी ने तुम्हें सम्मान देने के साथ में कुछ दिया है, तो उसमें बुराई नहीं है। ये ज़मीन तुम्हारी है, इसे तुम अपने नाम पर करवा लो। सुमित्रा ने उनकी ओर देखा। आप सचमुच में ऐसा कह रहे हैं? हाँ, बाबूजी ने हल्की मुस्कान के साथ में कहा। अब मुझे तुम्हारे अतीत से कोई भी डर नहीं है। मीरा बोली, माँ जी, क्यों ना हम इस जमीन पर एक छोटा सा स्कूल बनवाएं? गांव में बच्चों के पास पढ़ाई का साधन नहीं है। सुमित्रा की आंखों में चमक आ गई। हाँ, और उसका नाम राघव मेमोरियल स्कूल रखेंगे। कुछ महीनों के बाद गांव में स्कूल की नींव रखी गई। राघव की यादें अब किसी पुरानी चिट्ठी तक सीमित नहीं रही। वो हर बच्चे की मुस्कान में जिंदा रही। बाबूजी ने उद्घाटन समारोह में कहा, रिश्ते सिर्फ खून से नहीं, दिल से भी बनते हैं। और सुमित्रा ने हमें यह सिखाया है। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।